5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपने 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने के लिए निकलती है। फ्लाइट के अंदर 14 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट के तकरीबन 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से उनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। कंपस काम करना बंद कर देता है और फिर वो बैकअप कंपस को निकालते हैं और बैकअप कंपस भी उनकी कोई खास मदद नहीं करता और बैकअप कंपस भी खराब हो जाता है। बाकी पायलट्स भी कहने लगते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी मैल फंक्शन होने लग गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स कार्टर टेलर का एक ट्रांसमिशन मैसेज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। My compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम खराब होने लगता है। शाम के 4:56 बज जाते हैं। टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स अब गल्फ ऑफ मेक्सिको पर पहुंच चुके हैं और फ्लोरिडा वापस जाने लगे हैं और उनको अब ईस्ट की तरफ जाना होगा। सबको वो कम्युनिकेट करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए कि सारे प्लेन्स ईस्ट की तरफ आ जाए, लेकिन जो दूसरे क्रू मेंबर्स हैं, जो कि दूसरे पायलट हैं, उनको लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट पर हैं। कुछ पायलट्स कहते हैं कि अब हमें वेस्ट की तरफ जाना होगा। सूरज ढल जाता है और मौसम खराब होने लगता है। शाम के 7:04 हो जाते हैं और टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद ये 5 प्लेन्स गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक उन प्लेन्स का आज तक कोई भी नामो निशान नहीं मिला और ना ही उन प्लेन्स का कोई भी मलबा नजर आया। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर टेक ऑफ करता है। ये भी एयरक्राफ्ट होता है, उसमें 13 लोग शामिल होते हैं और वो फ्लाइट 19 को ढूंढने निकलता है और ये जहाज भी गायब हो जाता है। इसके कई दिनों बाद एक लार्ज स्केल पर सी एंड सर्च ऑपरेशन होता है और वो इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन में जहाज के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं मिलती, ना ही इवन इनका कोई मलबा मिलता है और ना ही किसी की डेड बॉडी मिलती है। लास्ट 200 ईयर्स में 100 से ज़्यादा प्लेन्स, 500 शिप्स और हज़ारों की तादाद में लोग वैनिश हो गए यानी गायब हो गए अटलांटिक ओशन के एक छोटे से एरिया में, और इसको कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल और इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक ऐसा मिस्टीरियस एरिया है जो कि अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिका तक है। एक इस तरह अगर आप मैप में देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ट्रायंगल सी शेप बन जाती है और तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया जाने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढने के लिए निकले थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जब वो इस एरिया से गुजरे थे, ऑब्वियसली उन्होंने फिर अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था और उनको लगा था कि एशिया है। इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि वो एशिया ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन वो अमेरिका में जा पहुंचे थे और उनको रास्ते में कुछ इसी तरह की चीज़ें मिली थी और उनका जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक पाथ से गुजर के अमेरिका पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने कहा था कि रास्ते में जब वो इस एरिया से गुजरे थे तो उनका कैंपस भी काम करना छोड़ गया था। जब अपने जहाज से उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी थी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले की तरह थी और वो आग का गोला समंदर में जाते हुए उन्हें दिखाई दिया गया था। यहाँ से शुरू होती है बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री और फिर इसको कई नाम दिए गए थे। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगोसा ग्रेवयार्ड, और 18th-19th सेंचुरी में ये नाम बरमूदा ट्रायंगल को दिए गए थे और इन्हीं नाम से इसको पुकारा जाता था। लेकिन जो वर्ड बरमूदा ट्रायंगल है वो 1964 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पहली बार एक मैगजीन जिसका नाम एर्गोसी था उसमें ये शाया हुआ था और इस आर्टिकल का नाम था डेडली बरमूदा ट्रायंगल, जो कि थॉरली पूरा बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से था। उसमें जितने भी इंसिडेंट्स अब तक हुए हैं वो सारी मिस्ट्रीज, वो सारी स्टोरीज उस आर्टिकल में पहली दफ़ा लिखी गई थी, लेकिन कोई वजूहात नहीं बताई गई थी कि बरमूदा ट्रायंगल में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जैसे ही आर्टिकल छपा उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा नॉवेल्स छपने लगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर छपने लग गए और यहाँ तक कि बहुत सारे गाने भी बरमूदा ट्रायंगल पे बनने लगे और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री
के नाम से जाने लगा था। इसके अलावा 1918 में यूएस नेवी के जहाज यूएसएस साइक्लोप्स की भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये एक फास्टेस्ट यूएस का शिप था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था और बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, और 4 मार्च 1918 को ये निकलता है। और इसके अलावा इसमें 306 लोग बैठे हुए थे। नॉर्मल ट्रैवलिंग की तरह ये जहाज़ भी वॉशिंगटन के पास एक शहर वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर से रवाना हुआ ब्राज़ील की तरफ। इस जहाज़ में सिर्फ लोग ही नहीं थे बल्कि 11,000 टन मैग्नीज़ भी था इस जहाज़ के अंदर। और आज तक इस जहाज़ के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि जब ये ब्राज़ील की तरफ निकला सारे रेडियो ट्रांसमिशन मैसेजेस मौजूद हैं कि वेदर क्लियर है, जो और भी कोई मसले रास्ते में नहीं मिले इस जहाज़ को। लेकिन जब ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरा तो कहा जाता है कि इस जहाज़ के कोई भी जो निशान है वो उसके बाद नज़र नहीं आया, और 306 लोग इस जहाज़ के अंदर मौजूद थे। अगर आप लोग को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रॉनी लग रही है तो इससे अगली मिस्टीरियस स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ एलन ऑस्टिन जहाज़ की। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। ये लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है। ये अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा होता है। ये जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन इस जहाज के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने कहा कि मैं इस जहाज़ के अंदर जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया और इस जहाज़ के साथ ही अपनी शिप को खड़ा कर दिया। यानी एलन ऑस्टिन जो कि जहाज़ था वो उस अनजान जहाज़ के साथ 2 दिन तक खड़ा रहा। जब उन्होंने देखा 2 दिन तक कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा, कोई शख्स नहीं है, तो एलन ऑस्टिन उस जहाज़ के अंदर कदम रखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जहाज़ों की तरह वो जहाज़ था, लेकिन कोई इंसान उस जहाज़ में नहीं था। उस जहाज़ के अंदर वॉरशिप, वो एक तरह से वो जहाज़ वॉरशिप थी। इसके अंदर नॉर्मल सामान मौजूद था, हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। उस टाइम पर जब भी कोई शिप्स पर या जहाज़ों पर ट्रैवल करता था तो उनको पायरेट्स का बहुत ज़्यादा डर होता था, क्योंकि पायरेट्स रास्ते में उनको मिलते थे, उनका सारा सामान चोरी कर लेते थे और उनको मार देते थे और वो शिप्स पर भी कब्जा कर लेते थे। लेकिन ये एक बड़ी अनजान सी शिप उनको मिली जिसमें कोई बंदा नहीं था, लेकिन उस शिप के अंदर सामान मौजूद था। एलन ऑस्टिन ये फैसला करते हैं कि वो अपनी क्रू मेंबर जो उनकी टीम मेंबर्स थे उनमें से कुछ लोग इस शिप में भेज देते हैं और इस शिप को अपने साथ साथ लेकर ट्रैवल करते हैं। लेकिन रास्ते में तूफान आता है और ये शिप उनसे अलग हो जाता है, गायब हो जाता है। कैप्टन डिसाइड करते हैं तूफान थमने के बाद कि इस जहाज को हम ढूंढते हैं। वो इस जहाज को ढूंढते हैं, कई दिन लग जाते हैं। वो जहाज इनको दोबारा से वापस मिलता है। वो देखते हैं इस जहाज के अंदर कोई इंसान नहीं होता और सामान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पड़ा होता है, और जो क्रू मेंबर्स उन्होंने भेजे होते हैं उस जहाज के अंदर वो भी गायब हो चुके होते हैं। इस जहाज को खाली देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि मेरे क्रू मेंबर्स भी गायब हो गए हैं जो जहाज में मैंने उतारे थे। वो फिर से एक दफ़ा सोचते हैं कि मैं अपनी टीम के और जो लोग हैं उनको इस शिप में भेजता हूँ, और फिर से हम ट्राई करते हैं कि शिप को साथ लेकर चलते हैं। उस शिप को साथ लेकर चलते हैं, 2-3 दिन वो शिप इनके साथ साथ चलती रहती है। फिर से रास्ते में तूफान आता है और यही सेम एपिसोड रिपीट होती है। वो जहाज़ गायब हो जाता है और फिर वो इस जहाज़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो जहाज़ इनको फिर से मिलता है और वो जहाज़ बिल्कुल खाली होता है। फिर क्या करते हैं एलन ऑस्टिन के कैप्टन, वो वापस जाते हैं और इस जहाज़ के जो मालिक हैं उनको ये कहानी सुनाते हैं। यानी जो एलन ऑस्टिन के मालिक थे उनको ये कहानी सुनाते हैं। तो एलन ऑस्टिन के जो मालिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये शिप जर्मनी को बेच देते हैं। और फिर जर्मनी के जो मालिक होते हैं वो इस शिप का नाम चेंज करके मेटा रख देते हैं। ये वही मेटा है जो कि आज फेसबुक के जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने फेसबुक का नाम हटा के मेटा रख दिया है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितनी लेजेंडरी स्टोरी हमें ये नज़र आती है। लेकिन ये स्टोरी 1881 के टाइम की है, और आज अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी में हमें कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि आज के दौर में हम इस स्टोरी को वेरीफाई नहीं करते। और इस तरह की स्टोरीज़ को जो हम बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ हमें बड़े बुजुर्गों से मिलती हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हमें सुनने को मिलती हैं, उनको हम अर्बन लेजेंडरी स्टोरीज़ कहते हैं। तो ये भी एक अर्बन लेजेंडरी स्टोरी है और इसमें हमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। बरमूदा ट्रायंगल पर आज तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी वजूहात जानने के लिए उन पर कई थेरीज़ हमें सुनने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा थेरीज़ हम पढ़ते भी हैं। काफ़ी जो अजीबो-गरीब स्टोरीज़ हैं उनमें ये एक स्टोरी भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एलियंस आते हैं, उन लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उस शिप्स को गायब कर देते हैं। अगली जो थ्योरी है वो कहते हैं कि इस समंदर के अंदर जो बरमूदा ट्रायंगल वाला एरिया है वहाँ पर सी मॉन्स्टर्स हैं और वो मॉन्स्टर जो हैं वो इन शिप्स को छीन लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो साइक्लोन जो है वो मैजिकल साइक्लोन्स हैं। यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है जो कि साइक्लोन के ज़रिए उन शिप्स को और उन लोगों को गायब कर देता है। वेल ये सारी अजीबो-गरीब स्टोरीज़ हैं, हम इन स्टोरीज़ पर नहीं जाएँगे, लेकिन हम उन थ्योरीज़ पे ज़रूर बात करेंगे, उन थ्योरीज़ को हम ज़रूर पढ़ते हैं और आज की वीडियो में भी मैं उन थ्योरीज़
को आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूंगी, जो कि साइंटिफिकली हमें करेक्ट नज़र आती हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म पर। बात यह है कि जो अर्थ का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये दो अलग अलग पोल्स हैं। और जब आप कंपास में नॉर्थ की डायरेक्शन पर देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, और जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल होता है वो अलग होता है, उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। अब फोटो में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में कितना फर्क है। अर्थ में कुछ ऐसे एरियाज मौजूद हैं जो कि मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही डायरेक्शन पर दिखाते हैं। अगर आप कैंपस उठाएंगे और कुछ ऐसे एरियाज अर्थ में मौजूद हैं तो वो मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही तरह दिखा रहे होंगे, उनको हम एगोनिक लाइंस कहते हैं। वैसे तो ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों से ये एगनिक लाइंस जो हैं वो चेंज नहीं हुई, इनकी मूवमेंट नहीं हुई। और 0 डिग्री डायरेक्ट जो नॉर्थ पोल का है वो बरमूदा ट्रायंगल पर कई सालों से है, जिसकी वजह से शिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं नॉर्थ पोल को लेकर। दूसरी खास बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप सैटेलाइट इमेज में देखते हैं तो आसपास बहामास और कैरेबियन आइलैंड्स हैं, और जो ट्रायंगल एरिया आपको नजर आ रहा है ये ब्लू टर्कोइज कलर का है, और यहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। और साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मिट्टी बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिनको हम शेडुई वाटर भी कहते हैं इन एरियाज को। और कहा जाता है कि यहाँ पर आके शिप्स फंस जाती हैं और फिर शिप्स जो है वो सिंक हो जाती है और मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो किसी भी शिप का इसी वजह से नामो निशान नज़र नहीं आता। तीसरी रीज़न जो दी जाती है वो ये कि इस एरिया में हरिकेन्स बहुत ज़्यादा, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मैप में देखें तो बरमूदा ट्रायंगल के आसपास जो सबसे कॉमन एरियाज आपको नज़र आते हैं वो फ्लोरिडा नज़र आते हैं, और फ्लोरिडा में ही सबसे ज़्यादा हरिकेन आते हैं। कहा जाता है कि इस समंदर के अटलांटिक के इस एरियाज में बहुत ज़्यादा हरिकेन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आके शिप्स फंस जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, और यूएस में भी सबसे ज़्यादा हरिकेन आते हैं। तो ये जो समंदर की यहाँ पर लहरें हैं वो साइक्लोन्स और हरिकेन प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये बरमूदा ट्रायंगल यहाँ पर है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, और इसी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। चौथी एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और वो है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और कहा है कि मीथेन हाइड्रेट्स जो हैं वो पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस करते हैं, और पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट्स पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से जो शिप्स की इक्विलिब्रियम होता है, बुयांसी होती है, वो मेंटेन नहीं रहती, और इसकी वजह से जो शिप्स हैं वो अंदर सिंक हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी के अंदर जब भी कोई बंदा सिंक होता है तो वो दोबारा से ऊपर पानी पे आ जाता है, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से उसकी वाटर की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बरमूदा ट्रायंगल की बात करें तो मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से जो वाटर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ फ्लोट कर रही होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। पांचवी थ्योरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को डिबंक भी करेगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और इसको हम बार्डर मीन्स ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी इल्यूजनरी इफेक्ट भी कहा जाता है। बार्डर मीन्स ऑफ इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो हर जगह पर हमें वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है और आप उस गाड़ी को लेकर बाहर निकले हैं तो वही गाड़ी आपको हर जगह पर दिखाई देगी, उससे पहले आपको कभी वो गाड़ी नहीं नजर आई होगी, और आप नोट करने लग जाएंगे कि ये गाड़ी तो अब हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी क्योंकि हमने ली है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कॉमनली वो गाड़ी वैसे भी गुजरती है, रोड्स पर आपको दिखाई देती है, लेकिन आप उतना नोट नहीं करते। सेम गोज फॉर बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल इसलिए क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है कि कोई जहाज़ गायब हो गया, कोई शिप गायब हो गई है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग का थॉट है वो बरमूदा ट्रायंगल की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज की वजह से ये हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि जो भी समंदर के अंदर कोई चीज़ गायब हुई है तो वो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर ही गई है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, जो मलेशियन एयरक्राफ्ट गायब हुआ था, और वो तो बिल्कुल भी बरमूदा ट्रायंगल की जगह से गुजरा ही नहीं, वो मलेशिया से निकला था और वो गायब हो गया था। इसकी एक अलग स्टोरी है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसको भी जोड़ा जा रहा था कि बरमूदा ट्रायंगल में ही वो डूबा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पूरी दुनिया में जितने भी ओशंस हैं, जितने भी समंदर हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो गायब होते हैं, वो गिरते हैं, लेकिन वो हर जगह पे बरमूदा ट्रायंगल नहीं है कि वो वहाँ पर ही डूब जाते हैं। तो जितनी भी मिस्टीरियस स्टोरीज हैं, खासतौर पर जो ऑस्टिन शिप वाली मैंने आप लोगों को सुनाई थी, तो वो स्टोरी सिर्फ एक मिस्टीरियस स्टोरी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह जो हमें मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने में मिलती हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसको जोड़ देते हैं बरमूदा ट्रायंगल के साथ। इसके अलावा अमेरिकन जर्नलिस्ट लैरी कुश ने भी
यही सेम स्टोरी, यही सेम थ्योरी पेश की है अपनी बुक में, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। और इस बुक में बताया गया है कि इस दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, शिप्स के इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन वो इतने हाईलाइट नहीं होते। अगर कोई जहाज़ डिसअपीयर आज तक हुआ है पूरे ओशंस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ओशन हैं, कोई भी जहाज़ अगर गायब होता है तो उसको जोड़ दिया जाता है एक बरमूडा ट्रायंगल। और अगर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर साइक्लोन्स भी मौजूद हैं, इस किताब में लिखा गया है, अगर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कोई साइक्लोन भी है तो साइक्लोन्स स्टैटिक नहीं है, ये मूविंग है और मूव होते रहते हैं। तो सिर्फ ये साइक्लोन्स बरमूडा ट्रायंगल में नहीं रहेंगे। इसके अलावा नेशनल ओशियनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएस की है, उन्होंने कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा डिसअपीयरेंस होती हैं, तो वो डिसअपीयरेंस आज तक हमने रिपोर्ट नहीं की कि ये बरमूडा ट्रायंगल में ही हुई है। तो ये सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ बनाई गई हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड हैं, वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ओशंस को लेकर। उन्होंने भी कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में, ये सिर्फ मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं। आज तक कोई भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी चीज़ हमें नहीं मिली। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ ही बनाई गई हैं, जबकि नेशनल ओशियनिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बात बोल दी है। इसके अलावा WWF जो कि वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन है, उन्होंने जब रिसर्च की और बताया कि पूरी दुनिया में जो खतरनाक शिप्स के लिए ट्रैवलिंग एरियाज़ हैं पूरे ओशन के अंदर, तो टॉप 10 जो एरियाज़ उन्होंने बताए, उसमें जो बरमूडा ट्रायंगल है उसका ज़िक्र भी नहीं किया गया था। तो इन सब चीज़ों से ये साबित होती है कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी 5 थ्योरीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की, जिसमें 4th थ्योरी थी मीथेन हाइड्रेट्स की, ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया गया, लेकिन आज तक कोई भी एविडेंस नहीं इसमें हमें साइंटिस्ट को मिला कि जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं वो मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुई हैं। लेकिन अलबत्ता जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, वो इफेक्ट हमें ज़रूर नज़र आता है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर। ये महज यूट्यूब पर मिस्टीरियस स्टोरीज़ बनाई गई हैं, इस पे किताबें बहुत ज़्यादा शाया हुई हैं, जिसमें एक मॉन्स्टर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर है, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए बरमूडा ट्रायंगल को एक मिस्टीरियस स्टोरी बना दी गई है। तो जितनी भी स्टोरीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि जो इसके अंदर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कोई मॉन्स्टर है जो इन चीज़ों को ले जाता है। वो जनरली डिसअपीयरेंसेस हुई हैं, किसी हादसे की वजह से हुई है। और अमेरिकन कोस्ट गार्ड का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शिप्स यहाँ से गुजरती हैं, तो इस वजह से इंसिडेंट जो होते हैं उनकी रेशो भी बहुत ज़्यादा है।